निर्मला देवी अपने पति और बेटे के साथ सीतापुर में रहती थीं। उनके पति सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण वह अपने बेटे की फीस बहुत मुश्किल से भर पाते थे। बेटे की कॉलेज की फीस के लिए उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा था और बड़े मुश्किल से उन्होंने कर्ज के पैसे चुकाए। इसी बीच उनके पति की मृत्यु हो जाती है। निर्मला देवी बड़े मुश्किल से अपने आप को संभाल पाती हैं और बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और वह घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। माँ सोचती है कि अब इसका ब्याह कर देना चाहिए और वह उसके लिए लड़कियां देखने लगती है। काजल नाम की लड़की से उसका ब्याह तय होता है और शादी धूमधाम से होती है। बेटा और बहू दोनों विदेश जाना चाहते हैं और वह इस बात की भूमिका बांधने लगते हैं। वह माँ के पास जाते हैं और उनकी बार बार चरण छूते हैं। माँ समझ जाती है कि बेटे को कोई काम है। वह कहती है, बेटा मेरे बार बार इस तरह चरण ना छुओ, बताओ तुम्हें क्या काम है। तुम्हें इस तरह भूमिका बांधने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, लगता है कोई बड़ा काम है। माँ, मुझे विदेश से ऑफर आया है। मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल रही है। मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, गाड़ी बंगला सब कुछ हमारे पास हो जाएगा और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बेटे की बात सुनकर माँ बहुत उदास हो जाती है और कहती है, बेटा इसकी जरूरत ही क्या है। यहाँ पर भी तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और हम लोग साथ में रह के अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन बेटा कहता है कि माँ मुझे जाना है और माँ फिर उसे समझाती है और कहती है, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और विदेश का मामला है। मैं यहाँ अकेले तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। मैं खुशी से तो तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। माँ, आप थोड़ा सब्र करो। मैं थोड़े दिन बाद या तो यहाँ आ जाऊंगा या फिर आपको अपने पास अमेरिका बुला लूंगा, लेकिन मुझे एक बार अमेरिका जाना है। माँ के बहुत मना करने पर भी बेटा नहीं मानता है और वह अमेरिका जाने की तैयारी करता है और एक दिन अमेरिका चला जाता है। माँ रोज शाम को अपने घर के पास झील के किनारे जाकर बैठती है और अपने पुराने दिनों को याद करके कभी खुशी और कभी दुख में रोया करती है। बेटे की विदेश में नौकरी छूट जाती है। उसके पास अब व्यवसाय की समस्या हो गई थी। वह अपना रोजगार करना चाहता है, उसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। वह इंडिया आता है और माँ से कहता है, मैंने विदेश में नया काम शुरू किया है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। हम ये घर बेच देते हैं, आप मेरे साथ चली चलो। यहाँ अकेले ही रहती हो, इससे तो अच्छा है कि आप हमारे साथ चलो, आपका मन भी लगा रहेगा। मकान बेचने की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आता है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है, लेकिन बेटे की जिद के आगे माँ को हार मानना पड़ता है और बेटा मकान बेच देता है। दोनों शहर जाते हैं और बेटा कहता है, कल सुबह हमारी फ्लाइट है, आप अच्छे से आराम कर लो। आपने अपनी शुगर की दवाई और ब्लड प्रेशर की दवाई रख ली है ना? मैं आपके लिए खाने पीने की चीज लेकर आता हूँ। आज आपका व्रत है, आप होटल का कोई खाना नहीं खाती हो, इसलिए मैं कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ। यह कहकर वह माँ को वहाँ सुला देता है। माँ उसका इंतजार करते करते कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर बेटा एयरपोर्ट पहुँचता है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वह हवाई जहाज में बैठ जाता है और फिर अपनी पत्नी को फोन करके उसे बताता है कि मैंने अपना घर बेचकर ठीक ठाक कमाई की है। मैं अकेला हूँ और माँ को भारत में ही छोड़ दिया है। मैंने माँ से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है। अब तुम मुझे मामा बॉय मत कहना। माँ की आंख जब सुबह खुलती है तो वह बहुत परेशान होने लगती है। वह एयरपोर्ट जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि वह तो कल की फ्लाइट से ही अमेरिका चला गया है। और माँ पहले तो विश्वास नहीं करती, लेकिन जब उसे सारी बातें समझ में आती है तो वह बहुत रोती है और बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोशी की हालत में एयरपोर्ट वाले उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और जब वह ठीक हो जाती हैं तो हॉस्पिटल वाले उसे एक वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं जहां पर उसके ही उम्र की औरतें रह रही होती हैं। वह धीरे धीरे उनमें घुल मिल जाती है। एक दिन उसका ध्यान
अपने हाथ की चूड़ियों पे पड़ता है जो कि सोने की थी। उसे आइडिया आता है कि इससे कुछ किया जा सकता है। वह एक बहुत ही अच्छा मोबाइल फ़ोन खरीदती है और उससे अपना यूट्यूब चैनल बनाती है। उसे खाना बनाने और कढ़ाई का शौक था। वह दोनों तरह के वीडियो बनाकर अपलोड करने लगती है। शुरू में तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे इतना फ़ायदा हो जाता है कि वह अपना घर खरीद लेती है। वह एक एनजीओ से भी जुड़ जाती है। एक शादी समारोह में वह अपने बेटे से मिलती है। दरअसल उनके बेटे के दोस्त की शादी होती है और वहाँ पर उन्हें भी बुलाया जाता है। अमेरिका से आया हुआ बेटा जब अपनी माँ को देखता है तो उनका रंग रूप देखकर वह पहचान नहीं पाता। वह सोचता है यह तो कोई बहुत ही अमीर महिला है, लेकिन उसकी धर्मपत्नी कहती है कि यह तो माँ जी ही हैं। उसकी बहू सास को ताना मारती है। लगता है इन्होंने बुढ़ापे में शादी कर ली। वह अपनी सासू माँ को बहुत बुरी बातें सुनाती है, लेकिन वह चुप ही रहती हैं और वहाँ से वापस आ जाती हैं। समय बीतता है। एक दिन वह अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उनका बेटा वहाँ आता है। उसे नहीं पता था कि यह घर दोबारा बिक चुका है। दरअसल उसकी कुछ पेमेंट घर को लेके बाकी थी, वही लेने वह आया था। लेकिन वहाँ जब अपनी माँ को देखता है तो वह कहता है, अच्छा, तो अपने घर के लिए इस आदमी से शादी की? आपको तो प्यार ही बहुत था इस घर से, अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। उसकी बीबी वहाँ आ जाती है और उसकी बीबी कहती है ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, देखो मैं बताती हूँ उसे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बुढ़िया ने तो लाज शर्म धो के पी रखा है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बेशरम हमारी बदनामी करा रही है, बुढ़ी अपनी औकात में रह। शोरगुल सुनकर वहाँ लोग इकट्ठा होने लगते हैं। असल में बागवान भवन एक ट्रस्ट में बदल चुका था, जहाँ पर बूढ़ी औरतें और बेसहारा लड़कियाँ रहती थीं। जब वह अपनी मालकिन निर्मला देवी को पिटते हुए देखती हैं तो वह चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि मालकिन यह कौन है जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और शोरगुल सुनकर वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर उसकी बहू डर जाती है और बेटा बहू पुलिस के कदमों में गिरने लगते हैं। पुलिस कहती है मेरे कदमों में गिरने से कुछ नहीं होगा, तुमने जिन्हें मारा है उनके कदमों में गिरो, तुम्हें नहीं पता यह बहुत बड़ी हस्ती हैं। जब पुलिस को यह बात पता चलती है कि ये इनके बेटे बहू हैं तो वह दोनों को बहुत फटकार लगाती है और बेटे को कहती है कि तुम तो बिल्कुल ही कलयुगी बेटे हो, तुम्हें अपनी माँ पर जरा भी तरस नहीं आता। वहाँ की औरतें आवाज़ उठाने लगती हैं और कहती हैं इस तरह से नहीं होगा, इस बात को बहुत फैलाना चाहिए और मीडिया में, न्यूज़पेपर में हर जगह इस बात की चर्चा की जाती है ताकि और महिलाएं सतर्क हो जाएं। इस तरह निर्मला देवी की कहानी हर जगह फैला दी जाती है। जब बेटे और बहू को उनकी सच्चाई का पता चलता है तो वह बहुत शर्मिंदा होते हैं। वह कोई उनका पति नहीं था, वह उनका डॉक्टर था जो कभी कभी उन्हें देखने आया करता था। और इस तरह वह अपनी माँ की ताकत को देखकर फिर से अमेरिका भाग जाते हैं। इधर बागवान भवन में सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और व्रत त्योहार खूब मनाते हैं।